गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के कारणों की यदि बात करें तो उसमें तीसरा कारण है सैनिक गुटों से पृथक रहना, सैनिक गुटों से अलग रहना। 1945 के बाद जैसा हमने जाना, लगातार समझा है कि विश्व दो गुटों में बंट चुका था और सन 45-50 की जो अवधि है उसमें एशिया और अफ्रीका के बहुत से नए देश सामने आए, नए देशों का उदय हुआ। तो एक और विश्व दो खेमों में बंट रहा है और दूसरी ओर नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा है। ये सभी जो राष्ट्र उदित हुए, ये चूँकि साम्राज्यवादी नीति के शिकार थे, उपनिवेश थे, इसलिए बड़े शोषित और गरीब थे, इसलिए इन्हें संभलने के लिए समय चाहिए था। संभलने के लिए समय का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र होने के बाद वो तुरंत फिर किसी सैनिक खेमे में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो पहले अपने को स्थापित करना चाहते थे, उसके बाद जब उनकी स्वयं की नींव पक्की हो जाए तब वो निश्चित करेंगे कि किस खेमे में जाना है। तो इसलिए वो समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में जाने का मतलब क्या? उस गुट की राजनीति में शामिल हो जाना, उस गुट के महाशक्ति के दबाव में बहुत सारे ऐसे निर्णय कार्य करना जो शायद स्वयं के हित में ना हो। और इस प्रकार किसी गुट की राजनीति में जाने का अर्थ ये हुआ कि एक तरह के चक्रव्यूह में पड़ जाना, विषम चक्रव्यूह में फंस जाना, और इसकी अपनी समस्याएं थीं। इन समस्याओं को सुलझाने का समय ही नहीं रहता, क्योंकि उनका अपने स्वयं की अंदरूनी समस्याएं एक नवोदित राष्ट्र के कारण तो थी ही, उनको मौका नहीं मिलता। और यदि उन्हें उभरने का मौका नहीं मिलता, इसके मायने ये हुए कि उन्हें नव उपनिवेशवाद के प्रभाव में आ जाने की एक आवश्यकता हो जाती। वे हमेशा के लिए दब के रह जाते इन गुटों में शामिल होने पर। इसलिए गुट निरपेक्षता अपनाने का बहुत से राष्ट्रों के द्वारा एक कारण ये भी था कि ये उन्हें सैनिक गुट से दूर रखता। अगला कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कारण से क्या अर्थ है? भावनात्मक विवशता, मनोवैज्ञानिक विवशता। केवल औपचारिक अर्थ में वो स्वतंत्र हैं ऐसा उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था कि दिखाने को हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई और सत्ता है जो हम पर हावी है, या हमें किसी अन्य सत्ता के दबाव में काम करना पड़ रहा है, आदि आदि। तो ये ऐसा दिखावा जो ऐसी जो स्वतंत्रता है वो केवल दिखावा रहती, औपचारिक रहती। तो इसलिए ये नवोदित राष्ट्र चाहते थे कि हम केवल औपचारिक रूप से स्वतंत्र ना हों, बल्कि बड़ी शक्तियों का प्रभुत्व, उनका प्रभाव, उनका दबाव, उससे एकदम मुक्त हम दिखाई दें। वास्तव में हम इनके दबाव प्रभाव से मुक्त रहें, क्योंकि अब ये बहुत हो गया। कई 100 वर्षों की गुलामी बहुत हो गई, और उससे अब जब हमें मुक्ति मिली है तो हम इसे अब रखना चाहेंगे, भरसक इसे वास्तव में स्वतंत्र रखना चाहेंगे। उन्होंने महसूस किया कि गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और जब भी किसी संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कोई कार्रवाई करनी पड़ जाए, तो वह एक नीति और कार्रवाई की स्वतंत्रता उन्हें मिली रहेगी। किसी भी तरह का निर्णय लेने की स्वतंत्रता उन्हें गुट निरपेक्षता की छत्र छाया में ही मिलेगी, गुट निरपेक्षता के छाते के नीचे ही मिलेगी। अन्यथा गुटबंदी की राजनीति में फंस जाएंगे। स्वतंत्रता उनके लिए बड़ी अहम थी, और वास्तविक स्वतंत्रता के वे बहुत बड़े पक्षकार और पैरोकार थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता केवल एक प्रपंचना के रूप में नहीं चाहते थे। वो
यदि वो गुट निरपेक्ष रहते तो जो भी निर्णय वो ले रहे हैं, जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें वास्तव में ये साबित होता कि यह देश वास्तव में स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है। तो ये जो वास्तव में अपनी स्वतंत्रता साबित करने का प्रयास या करने की इच्छा जो इन नवोदित राष्ट्रों में थी, उस इच्छा की पूर्ति तभी हो पाती जब ये गुट निरपेक्ष रहते। तो इसलिए गुट निरपेक्षता में रहने का एक कारण मनोवैज्ञानिक विवशता भी थी। अगला कारण भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय स्थिति। क्षेत्रीय स्थिति का मायने है कि विदेश नीति संसार में उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से निर्भर होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। किसी भी देश की विदेश नीति उस देश की भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्भर करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्पष्ट कहा है कि इस दृष्टि से भारत की स्थिति बड़ी अनोखी है। भारत वैसे तो दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है, लेकिन दक्षिण एशिया से भी कम संबंधित नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया से वैसे भारत का संबंध है, लेकिन दक्षिण एशिया से भी उसका कम संबंध नहीं है। पश्चिम एशिया से भी उसका काफ़ी निकट संबंध है। तो अब आपके पास तीन अलग अलग तरह के पड़ोसी गुट हैं, पड़ोसी राष्ट्रों का समूह है, और ये आप पे निर्भर है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखें। परंतु भारत जो है वो इन सब के बीच में स्थित है। भारत जो था वो दक्षिण पूर्व एशिया के, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच में स्थित है। यदि आप एशिया का चित्र देखें तो भारत लगभग बीच में है। सारे अंतर्राष्ट्रीय मार्ग देखिए यहीं से होकर गुजरते हैं, या इन देशों से जाने वाले जितने भी मार्ग हैं वह भारत की सीमाओं को छूते हुए, भारत से होते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कैसी विदेश नीति अपनाएं, इस पर उस देश की भौगोलिक स्थिति काफ़ी कुछ उसको दिशा देती है। जब आप व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से सोचें या प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी सोचें तो भारत एक काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। व्यापार की दृष्टि से मैंने बताया ये तीनों क्षेत्रों के जो रास्ते हैं वो भारत को छूते हुए हैं। वाणिज्य की दृष्टि से भी, और सबसे बड़ी बात प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी। इन मामलों में तो भारत एक तरीके से केंद्र बन जाता है, पश्चिम एशिया का केंद्र बन जाता है। नेहरू जी का कहना था कि भूगोल ने भारत को ये स्थिति प्रदान की है, इसीलिए इन तत्वों के कारण से इतिहास यह सिद्ध करता है कि भारत ने अन्य देशों को प्रभावित किया है और अन्य देशों ने भारत को भी प्रभावित किया। ये भारत की स्थिति का असर है, भारत की भौगोलिक स्थिति का असर है कि जहां भारत ने इन सब देशों को, इतिहास में आप नज़र डालें तो सब देशों को प्रभावित किया है अपने अपने तरीके से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने संबंधों से, व्यापारिक संबंधों से आदि आदि। वहीं दूसरी ओर दूसरे देशों ने भी भारत को प्रभावित किया, और ये अपरिहार्य था क्योंकि भारत इन सब चीज़ों के केंद्र में था। तो भौगोलिक स्थिति ने भी हमें इस बात के लिए सोचने को मजबूर किया कि हम क्यों न गुट निरपेक्ष रहें, क्यों न हम इन दोनों गुटों से हट कर रहें। छठवां कारण है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। इसके क्या अर्थ हैं? स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। एक हम वर्तमान उदाहरण लेते हैं, तात्कालिक घटना यूक्रेन। यूक्रेन सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था 1990 तक,
और जब सोवियत संघ टूटा तो उसके जो 15 हिस्से हुए उसमें एक यूक्रेन और एक रूस कहलाया। आज ये पुराने दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। भारत के सामने ये प्रश्न है कि भारत इस हमले का समर्थन करे या यूक्रेन का समर्थन करे, उसको नैतिक बल दे और हमले की आलोचना करे। भारत के ऐतिहासिक संबंध रूस के साथ बड़े निकट के रहे हैं। एक ओर रूस से बहुत निकट संबंध, दूसरी ओर रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला जो विश्व की नज़र में गैर नाजायज है। ऐसी स्थिति में भारत के विदेश नीतिकार क्या निर्णय लेते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत इन विषयों पे निर्णय लेने के लिए कितना स्वतंत्र है, वास्तव में कितना स्वतंत्र है। भारत इस युद्ध को जिस भी नज़रिए से देखेगा, क्या उस नज़रिए को देखने का कारण, उस नज़रिए से देखने का कारण कहीं अमेरिका का दबाव तो नहीं है, कोई अन्य ऐसी बातें तो नहीं जिसके तहत भारत दबाव में आकर इस युद्ध पर अपनी टिप्पणी जो भी कर रहा है वह उचित या अनुचित हो। यदि हम इस युद्ध की बात करें तो भारत ने इस युद्ध के मामले में एक तरीके से तटस्थता रखी है। तटस्थता का अर्थ ये भी नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, निष्क्रियता। तटस्थता रखते हुए उसने एक और जहां सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ या रूस की आलोचनात्मक संबंधी निषेधाधिकार में भाग नहीं लिया, निषेधाधिकार के मतदान में भाग नहीं लिया, वहीं दूसरी ओर उसने यूक्रेन से भी संबंध बनाए रखे हैं। और यूक्रेन से संबंध बनाने के एक और महत्वपूर्ण कारण है कि भारत की एक बहुत बड़ी संख्या भारतीय जनता की वहाँ पर है। भारत के बहुत सारे विद्यार्थी, 20-25 हज़ार विद्यार्थी वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। उनकी जान जोखिम में है रूसी हमले के कारण। तो ये जो पेचीदगियाँ हैं, इन पेचीदगियों को समझते हुए एक राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, ये बहुत अहम बात होती है। हर देश चाहता है कि हम अपनी नीति बनाने में स्वतंत्र रहें। हर देश की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, उत्कंठा होती है कि वह अपने देश के हित में निर्णय ले सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नवोदित राष्ट्र जो एशिया और अफ्रीका के थे, ये गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपनी स्वतंत्र शक्ति को दिखाना चाहते थे, अपनी स्वतंत्र शक्ति को स्थापित करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह नहीं हैं, सैटेलाइट नहीं हैं, और न ही उनके इशारों पर नाचते हैं। ये सब राष्ट्र अब स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए काबिल हो गए हैं और स्वतंत्र निर्णय लेते आए हैं बिना किसी बड़ी ताकतों के दबाव के। सातवां कारण है आर्थिक कारण। गुट निरपेक्षता का एक अन्य आधार है आर्थिक। प्राय सभी गुट निरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रहे हैं, पिछड़े हुए रहे हैं, रहन स्तर नीचा रहा है। इसलिए उनकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। उनका मुख्य लक्ष्य होगा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यदि वे किसी सैनिक गुट में शामिल हो जाते हैं और इन महाशक्तियों के बीच के दांव-पेच के खेल में उलझ जाते हैं तो विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी उन्हें गुट निरपेक्ष रहना जरूरी था। आर्थिक विकास को, दूसरी ओर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए न उनके पास पूंजी है, न तकनीकी कौशल। इसलिए ऐसी विदेश नीति अपनाएं जिसमें कोई शर्त रखे बगैर जहां से जो मिल जाए उसे स्वीकार कर सकें।
ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कोई शर्त रखे बगैर, निःशर्त सहायता, जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई शर्त रखे बगैर जहाँ से जो मिल जाए उसे वे स्वीकार करने की कुवत रखते हों, क्योंकि उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी गुट में शामिल ना हों, क्योंकि यदि किसी एक गुट में शामिल होते हैं तो दूसरे गुट के राष्ट्र देश चाहते हुए भी उसे मदद नहीं कर सकते, और यह देश, ज़रूरतमंद देश, चाहते हुए भी उनसे मदद नहीं ले सकता, क्योंकि उस गुट के अन्य देश उस पर दबाव बनाएंगे मदद न लेने की, निःशर्त मदद, शर्तें रखेंगे, कुछ कंडीशंस रखेंगे। इसलिए आर्थिक कारणों ने भी ऐसे नवोदित राष्ट्रों को मजबूर किया कि वे किसी भी गुट में शामिल न होने के मार्ग को अपनाएं, और यही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता होगा, सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गतिरोध को दूर करने तथा अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को उन्नत करने। इसमें दो बिंदु शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गतिरोध को दूर करने, किसी तरह के गतिरोध बाधाएं हों उन्हें दूर करने, और अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को उन्नत करने की जो भारत की इच्छा थी, उसने भी भारत को गुट निरपेक्षता की ओर मोड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री, जानते थे कि जो दुनिया दो गुटों में बटी है, ये दो गुट अपने अपने नज़रिए से दुनिया के मुद्दों को देखेंगे और इन गुटों में शामिल देशों को भी विवश करेंगे कि उनके नज़रिए से ही दुनिया की घटनाओं को देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न को अपने ही दृष्टिकोण से ये देश देखेंगे और अपने ही हित में वे उसका हल भी चाहेंगे, विभिन्न राष्ट्रों के हित में नहीं, अपने हित में। और ऐसी परिस्थिति में दोनों गुटों में समय समय पर गतिरोध होगा, तनाव होगा, विवाद होगा, जो स्वाभाविक है। दोनों में से किसी भी एक गुट की गलत धारणा बड़ी महंगी पड़ सकती थी। यदि इन दोनों गुट की ये गलत धारणा नहीं बनी तब तो ठीक है, अन्यथा वे भारत को किसी एक गुट का समर्थक मानते हुए उसके साथ एक अलग व्यवहार करेंगे, भारत को अपना समर्थन नहीं देंगे, भारत को सहायता नहीं देंगे, आदि आदि। यदि हम निर्गुट रहते हैं तो हमें किसी का भी समर्थन अपने आप मिल जाएगा। नेहरू जी कहते थे कि भारत के प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न और घटना के औचित्य पर पूर्ण रूप से विचार करके ध्यान देना चाहिए और दोनों गुटों को मतभेद को बढ़ाने की बजाय उन्हें दूर करने का प्रयास करने का कार्य करना चाहिए। और ऐसा करते हुए भारत विश्व शांति की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा और साथ ही साथ गतिरोध को दूर करने में मदद करेगा और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में भारत का विकास होगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, जो हमारी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गतिरोध दूर करने में भारत मदद कर सकता है यदि वह गुट निरपेक्ष है और अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को उन्नत कर सकता है, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को बढ़ा सकता है, उसका मान सम्मान बढ़ा सकता है। गुट निरपेक्षता ने हमारे इन दोनों उद्देश्यों को काफ़ी हद तक पूरा करने में मदद की है। अब गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का संभवतः अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण, और वह है नैतिक दृष्टिकोण, नैतिक, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू। ये भारत की यदि जब भी हम बात करते हैं तो एक ऐसा देश भारत जो हमेशा वैल्यूज़, नीतियों को, आदर्शों को बहुत महत्व देते आया है अनादिकाल से। स्वाभाविक है
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी वर्तमान भारत अपनी इस पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाता, यानी नीतियों पर, आदर्शों पर उतना ही जोर देता जितना पूर्व में भारतीय सभ्यता में देता आया है। नैतिक दृष्टिकोण से यदि हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो कुछ न कुछ कमी जरूर रहती। दोनों ही गुट शस्त्रों की होड़ में लगे थे और भारत शस्त्रों के खिलाफ रहा है। वह तो निशस्त्रीकरण का बहुत बड़ा पक्षकार रहा है। दोनों ही गुट अपनी अपनी सैनिक शक्तियां बढ़ा रहे थे और भारत यहाँ सदैव विश्व शांति की बात करता रहा है, उसकी पैरवी करता रहा है। दोनों ही गुट विस्तारवादी नीति में विश्वास करते थे, अपने अपने खेमे को बढ़ाने में विश्वास करते थे। कई साल पहले रूस ने हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड पे सैनिक हस्तक्षेप किया था और वहाँ उसने अपनी कठपुतली सरकारें बैठाई थी, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ हंगरी के मामले में खासकर। उसी प्रकार अमेरिका ने भी कोरिया, वियतनाम और लाओस में अपनी सेनाएं भेजी और केवल इसलिए कि वो साम्यवादी सेनाओं से लड़ना है, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। साम्यवाद अर्थात सोवियत संघ की जो विकास का मॉडल था, उसकी जो विचारधारा थी, जो इन देशों में पनप रही थी, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक भेजे, सैनिक कार्रवाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन्होंने नियर ईस्ट, मध्य पूर्व, बल्कि पश्चिमी एशिया में, वेस्ट एशिया में विस्तार करने के लिए इजराइल का उपयोग किया। अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल को प्रोत्साहित किया और इसीलिए अरब इजरायली लड़ाइयाँ हुई। उसके पीछे और भी कई कारण थे, पर कहीं न कहीं इन दोनों गुटों की विस्तारवादी नीति इन सब युद्धों में दिखाई देती है। रूस ने भी इस प्रकार अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मिस्र और उसके सहायक देशों से कई बार युद्ध किया और सैनिक सहायता दी, असैनिक सहायता दी। यही कारण है कि इजराइल का मिस्र और उसके सहायक अरब देशों से कई बार युद्ध हो चुका है। इजराइल एक तरफ, मिस्र, अरब देश एक तरफ, इन दोनों खेमों के बीच में लड़ाई, और ये दोनों खेमे अलग अलग खेमों के एक तरीके से पॉन थे, एक तरीके से मोहरे थे। 1948, 1956, 1967 3 बार यहाँ पर लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बड़े युद्ध हो चुके हैं। चौथी बार इजराइल का मिस्र और उसके 7 देशों से 1973 में युद्ध हुआ। ये एक सतत रूप से एक युद्ध का क्षेत्र रहा है और 2 खेमों के बीच की लड़ाई के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये दोनों महाशक्तियां स्वयं एक दूसरे से नहीं लड़ रही हैं, ये अपने खेमे में शामिल हुए देशों के कंधों से एक दूसरे पे प्रहार कर रही हैं। खुद गोलियां एक दूसरे पे नहीं दाग रही, बल्कि इन देशों के कंधों से दूसरे देशों पर प्रहार करने की बारंबार कोशिश होती है। तो इन दोनों देशों को तो वैसे कुछ नहीं हो रहा है। आप अमेरिका में देखें तो कभी युद्ध नहीं हुआ अमेरिकी ज़मीन में, सोवियत संघ की ज़मीन में कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने पूरे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध स्थिति बनाई, युद्ध करवाए और अपना हित साधने की कोशिश की, और उस हित के तहत हम कह सकते हैं विस्तारवादी नीति। हम पाकिस्तान की यदि बात करें तो अमेरिका उसके साथ सतत रूप से रहता है। अफगानिस्तान में
सोवियत संघ किसी समय तक कब्जा बनाए हुए था। उसके बाद बहुत वर्षों तक तालिबान को हटाने के नाम से अमेरिका ने कब्जा बनाया हुआ था और लगातार सहायता दे रहा था। और ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के नाम से जो अमेरिका जो सहायता दे रहा है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को, वहाँ के लोग उन हथियारों का उपयोग भारत के खिलाफ करते हैं। तो क्या यह विस्तारवादी नीति नहीं मानी जाएगी? और भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा हथियारों के उपयोग के मजबूत साक्ष्य अमेरिका के पास हैं। फिर भी अमेरिका इस बात से कतई नहीं हिचकता कि वह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता रहे, क्योंकि उसी में उसका हित है। इसीलिए हम किसी भी गुट को सच का ठेकेदार नहीं मान सकते, चाहे वो अमेरिकी गुट हो, चाहे सोवियत संघ का गुट हो। हम ऐसा नहीं मान सकते कि दोनों में से कोई सा एक गुट जो है वो सच्चाई का रास्ते पर चलता है, सच्चाई का ठेकेदार है। और इसलिए इनमें से किसी भी गुट के साथ शामिल होना अपने को बहुत छोटा बना देना है, अपने नैतिक मूल्यों को तिरस्कृत कर देने के समान है, अपनी पुरानी परंपराओं, अपना पुराने इतिहास को भुला देने के समान है। इसीलिए भारत ने निर्णय लिया कि नैतिक दृष्टि से हमें प्रत्येक प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए, और यह तभी संभव है जब हम गुट निरपेक्ष रहें, किसी भी खेमे में शामिल ना हों। इस प्रकार हम कुल मिलाकर संक्षेप में कह सकते हैं कि भारत और भारत के साथ लगभग 100 से ज़्यादा देशों ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, उसका मुख्य कारण उनका राष्ट्रीय हित था। ये जितने भी कारण हमने समझे, आप देखेंगे इसमें एक कॉमन बात है, और वह कॉमन बात ये है राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की ललक। नवोदित राष्ट्रों में इस बात की लालसा कि हम अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाए रखें और हमारी स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता हो, इस ललक ने ही इन देशों को एक गुट निरपेक्ष प्लेटफॉर्म में काम आने के लिए एक तरीके से बाध्य किया, और इस प्रकार गुट निरपेक्षता एक आंदोलन के रूप में सामने है। ये जानने के बाद कि गुट निरपेक्षता के इतने पनपने के क्या कारण थे, गुट निरपेक्षता के किन कारणों के कारण इतने सारे देशों ने ये वाली नीति अपनाई,